नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सचिन पायलट भी मांग कर रहे हैं आरपीएससी को भंग करने का, आरपीएससी का पुनर्गठन का। कम से कम अपने नेता सचिन पायलट की मांग तो आप मान लीजिए, सचिन पायलट के लाज तो रख लीजिए। अब सचिन पायलट सदन में है नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पैर में चोट लगी है और शायद सचिन पायलट को मन में चोट लगी हो, इसलिए वो भी विधानसभा में नहीं रहते हैं। मगर विधानसभा में नहीं रहने के बावजूद सचिन पायलट क्या राजस्थान की राजनीति में बड़ा फैक्टर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभा हो या फिर सदन हो, पायलट एक मुद्दा बनते जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए पायलट एक मुद्दे के रूप में खत्म हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि हमने विवाद सुलझा लिया है और सचिन पायलट ने भी कह दिया है हम साथ साथ हैं। मगर बीजेपी इस मुद्दे को, इस आग को हवा दे रही है। कल भी राजेंद्र राठौड़ ने कहा टेलीफोन टेपिंग के मसले पर कि सचिन पायलट पर आपने देशद्रोह का मुकदमा किया था, उनका टेप लेकर आप एसीबी में गए थे, उस जांच का क्या हुआ। यानी कल भी सचिन पायलट ही बीजेपी की तरफ से मुद्दा थे, आज भी सचिन पायलट मुद्दा थे, और मैदान के बाहर जो लड़ रहे हैं उनके लिए भी सचिन पायलट मुद्दा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने तो यहां तक कह दिया कि हम मंत्री इसलिए नहीं बने क्योंकि हम सचिन पायलट का समर्थन किए थे, और हम शुरू से राजेश पायलट के समर्थन में रहे हैं और करते रहे उनका समर्थन। और इस बार पूर्वी राजस्थान ने चाहे गुर्जर हो या मीणा हो, जाति की लकीरें गिरा दी, क्योंकि उन्हें लगा कि सचिन पायलट एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तो किरोड़ीलाल मीणा की सभाओं में भी सचिन पायलट बड़ा मुद्दा रहते हैं। वो नाराज भी होते हैं तो कहते हैं कि पायलट क्यों नहीं आके धरने पर बैठ रहे हैं, वो क्यों झुक गए और क्यों मान गए। और हनुमान बेनीवाल तो एलानिया कहते हैं कि सचिन पायलट खत्म हो गए, क्योंकि वो आंदोलन की धमकी देकर वापस नहीं आए और पार्टी अलग नहीं बनाए, कांग्रेस में वो खत्म हो जाएंगे। यानी सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा है। और कहां हैं आजकल, तो अपने घर पर हैं, अपने घर पर अपने लोगों से मिल रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि एक विधायक की हैसियत के बावजूद आप देखिएगा तस्वीरों में इतनी भीड़ रहती है घर पर कि कभी कभी सोच कर लगता है कि आखिर क्या लेने लोग इतनी बड़ी संख्या में घर पर जाते हैं, क्या समझाने जाते हैं, क्या सुनने जाते हैं। क्योंकि भले ही सचिन पायलट और कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत का गठबंधन हो गया हो, मगर अभी भी दिलों की दूरियां हैं। और ये देख रहे हैं, ये सचिन पायलट एक एक करके मिल रहे हैं और इतना बड़ा गोला लगा हुआ है, न कोई पद है, न कोई सरकार में दखल है। ये इतनी बड़ी संख्या में लोग दिन भर घर पर करते क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं कभी कभी सोचता हूं जो एप्लीकेशन देते हैं ये सचिन पायलट को, क्या उन एप्लीकेशनों पर, आवेदनों पर सरकार कोई काम करती भी है। मगर कांग्रेस को पता हो न हो, बीजेपी को पता है कि सचिन पायलट का विक्टिम कार्ड इस बार चुनाव में हमें जीत दिला सकता है। इसीलिए वो लगातार अब सचिन पायलट के मसले को जनता में और सदन में उठा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस सहानुभूति के बल पर हम अपना वोट बैंक मजबूत कर सकते हैं। अब कांग्रेस से कब खबर आएगी, क्या खबर आएगी पता नहीं, मगर वसुंधरा राजे ने कहा ही है ना, मौसम और मनुष्य की राशि एक ही है, कभी भी बदल सकता है। वसुंधरा राजे ने ये क्यों कहा? क्योंकि वसुंधरा राजे ने मौसम को बदलते हुए देखा है। मुझे आज भी याद है पहली मुलाकात दिल्ली में, जब वो राज्य मंत्री हुआ करती थी, तो हमने कहा था कि आपका नाम चल रहा है राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के लिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं तो धूप में, बारिश में बाहर निकल भी नहीं सकती, मेरे लिए टफ पोस्ट है, मैं तो नहीं जाती। मगर उसके बाद ऐसी रमी कि अब दिल्ली जाने का मन नहीं करता है। और मौसमों की भविष्यवाणी भी करने लगी है। जिस मौसम में वो निकल नहीं रही थी, उन मौसमों के बारे में समझने में लगी है कि किस मौसम में कौन कब निकल जाए पता ही नहीं है। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे
इंतजार कर रही हैं मौसम ठीक होने का, बीजेपी में मौसम ठीक होने का। हो सकता है कि किस्मत बदल भी जाए, क्योंकि पहले भी तो किस्मत बदली है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह से वसुंधरा राजे के करीबी लोग एक एक करके दूर होते जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि मनुष्य का क्या भरोसा, वो मौसम की तरह बदल भी जाता है। मगर ये बात सही है, राजनीति में कब कौन कहां कैसे बदल जाए पता ही नहीं चलता है। कल मैं देख रहा था जब सोनिया गांधी को और उद्धव ठाकरे को साथ में हंसते हुए और अभिवादन करते हुए, तो मुझे बाल ठाकरे जी का वो जमाना याद आ रहा था कि राजनीति में रिश्ते कैसे बदल जाते हैं। राजनीति का एक अलग ही रिश्ता होता है, उस रिश्ते में कस्में, वादे, प्यार, वफा, ये सब वादे हैं, वादों का क्या। खैर, ये तो हम अपनी जिंदगी के रिश्ते में भी देख रहे हैं किस तरह से रिश्ते तार तार हो रहे हैं, जोधपुर में हमने देखा ही है। मगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह से विजय बैंसला के साथ कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के गांव में पहुंचे थे, उन्हें लग रहा है कि सचिन पायलट के हाशिए पर जाने के बाद जो एक वैक्यूम बना हुआ है, उस वैक्यूम को हम किसी तरह से पकड़ें और एक मजबूत जनाधार बनाएं। अगर बना पाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो पूर्वी राजस्थान में अपनी जमीन मजबूत कर पाएंगे। मगर कांग्रेस की जमीन को लेकर बात चल रही है कि इतना अच्छा माहौल बना था राहत कैंपों के जरिए, क्या माहौल बिगड़ने लगा है पता नहीं। मगर बहुत सारे लोगों से बात हम करते रहते हैं, वो कहते हैं कि अचानक से कांग्रेस का माहौल डाउन होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्त से पहले कांग्रेस का कैंपेन पिक कर गया और अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। क्या कांग्रेस जिस बुलंदी पर पहुंची थी वो उसका हाईएस्ट था, अब उससे नीचे आ रही है। वो ऊंचाई अधिकतम थी और उससे नीचे आएगी, क्योंकि दैनिक भास्कर अखबार ने कहा कि जो एजेंसी काम कर रही है वो 80-85 सीट दे रही है। तो वो तब का था जब माहौल बना हुआ था। जब बनते हुए माहौल में 80-85 है तो फिर ये डाउन होता जा रहा है कि जो रिपोर्टर हमारे कहा करते थे कि कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा हो रहा है, वापस से कहने लगे हैं कि माहौल फिर से बिगड़ गया है। यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चोटिल है, उनको चोटिल रहने की वजह से एक सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, सचिन पायलट ने सन्नाटा ओढ़ लिया है और अशोक गहलोत घायल हैं। ऐसे में दूर दूर तक कांग्रेस कहीं दिखाई दे नहीं रही है। और आज जब मैं विधानसभा में सुन रहा था, अमित चाचाण को ही सुन रहा था और बाकी दूसरे विधायकों को सुन रहा था, वो ऐसे बता रहे थे, सुरेश मोदी को भी सुना, वो इतनी समस्याओं को गिना रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि राहत कैंपों के जरिए जो माहौल बना हुआ है, अगर ये विधायक बता रहे हैं, अगर सच्चाई है, तो क्या माहौल इतना खराब है? जिस पेंशन को लेकर, ओपीएस को लेकर राजस्थान सरकार इतना ढिंढोरा पीट रही है, उस सबकी पोल अमित चाचाण खोल रहे थे, नौहर से आने वाले विधायक। मैं तो सुनकर स्तब्ध था कि ये हालत है कि रिटायर करने के बाद कई महीनों से लोगों के पेंशन नहीं मिल रहे हैं। ये खुद के उनके कांग्रेस विधायक बता रहे थे, जो लाइव जनता सुनती है। तो मुझे लग रहा है कि कोई मिसिंग लिंक है सरकार के कैंपेन में, और जो काम जमीन पर हो रहा है उसे ठीक से समझने की जरूरत है। अगर विधायक इस तरह की समस्या गिना रहे हैं विधानसभा में, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि माहौल में इसी से फर्क पड़ा हो, और कैंपेन अगर एक बार उच्चतम स्तर पर जाकर नीचे गिर जाता है तो फिर उठना मुश्किल होता है। इसलिए कांग्रेस को एक बेहतर रणनीति की जरूरत पड़ेगी। इस बीच बीजेपी अपनी रणनीति बदली है और कहा जा रहा है भारी भरकम फौज और पैसे के साथ बीजेपी की एंट्री हो रही है राजस्थान चुनाव में। बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, कई एजेंसियां हायर की जा रही हैं और धीरे धीरे कैंपेन बढ़ेगा। हर महीने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और बड़े बड़े गिफ्ट के साथ आएंगे, वादों के साथ आएंगे, और फिर एजेंसी भी काम करेगी, माहौल भी तैयार किया जाएगा, वसुंधरा राजे भी सक्रिय होंगी। तो बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस जहां से पिक आउट की है वहीं से हम आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि माहौल सुधरे, क्योंकि अभी फिलहाल लोगों का कहना है कि बराबरी का टक्कर है। और इस बीच नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जो कल लगातार डंडे खा रहे अपने युवा मोर्चा के सदस्यों के साथ डटे थे,
जिस तरह से उनकी तस्वीरें आई है कंधे पर ले जाते हुए, पानी पिलाते हुए अस्पताल में, सीपी जोशी कोशिश कर रहे हैं कि जो एक सुनापन था, खालीपन था बीजेपी के अंदर, उसे भरा जाए। बहुत सफल भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उनका व्यक्तित्व तो आपको आक्रामक नहीं लगे, मगर बीजेपी आक्रामक हुई है। बीजेपी आक्रामक हुई है। जिस तरह से लगातार धरने और प्रदर्शनों का एक सिलसिला चल पड़ा है, मुझे लग रहा है कि सीपी जोशी ने वो काम करना शुरू कर दिया है जिसका भरोसा बीजेपी के हाईकमान ने जताया था। कई बार कोई स्लो स्टार्ट करता है और धीरे धीरे परवान चढ़ता है, और ये सीपी जोशी जिस तरह से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लगे हैं, हर मौके पर जाकर प्रदर्शन भी करने लगे हैं और सभी नेताओं को सक्रिय करने लगे हैं, चाहे वसुंधरा गुट के हों या किसी और गुट के हों, तो मुझे लग रहा है कि एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि सतीश पूनिया को हटाने से संघ में जो नाराजगी थी उसकी भी भरपाई सीपी जोशी ने कर दिया है। मगर फिर भी बीजेपी के नेता, बहुत सारे नेता अभी भी वसुंधरा राजे की मांग कर रहे हैं। उधर हनुमान बेनीवाल आधी रात को बहुत सक्रिय नजर आते हैं, चाहे धरने पर हो या फिर कलेक्टर के कार्यालय में हो या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यालय में हो। हनुमान बेनीवाल को लगता है कि बजरी एक ऐसा मुद्दा है जिससे गांव और शहर के लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और जितनी महंगी बजरी आ रही है इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में मिली हुई है। बजरी के मुद्दे को कभी भी बीजेपी नहीं उठाती है, क्योंकि कहा जाता है कि बजरी का ठेकेदार कांग्रेस का भी खास है और बीजेपी का भी खास है। और हनुमान बेनीवाल को लगता है कि यही वो मुद्दा है जिन पर दोनों चुप रहेंगे, इसलिए जनता का दिल बजरी के सहारे जीता जाए। और बजरी का गठजोड़ बहुत मजबूत होता है, तभी तो लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए इससे घर बनाते हैं, सुकून पाने के लिए। तो क्या राजस्थान के लोगों को सस्ती बजरी दिलवाकर हनुमान बेनीवाल अपना रिश्ता वोटरों से मजबूत कर पाएंगे? क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भरोसा दिया गया है, घोषणा नहीं हुई है। हनुमान बेनीवाल को लेकर बहुत सारे लोगों की नज़रें इस बात पर भी लगी हुई है कि वो किसके साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे या एनडीए में जाएंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द हुई नागौर में, तो लोग कहने लगे कि हनुमान बेनीवाल के दबाव में हुई। कुछ लोग कह रहे नहीं, हनुमान बेनीवाल से बातचीत चल रही है इसलिए हुई, अगस्त में आएंगे। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों पर हम बात करेंगे आगे भी।